बीबीयू FIUGP सेमेस्टर 1 वालों के लिए जिनका भी दोस्तों MDC में मार्केटिंग स्किल फॉर सक्सेस सब्जेक्ट है, उनके लिए हम लोग BBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सारा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सिलेबस से लिया गया है, इसलिए आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जरूर कर लेना है। तो देखिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि मार्केटिंग जिसको बोलते हैं विपणन से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य सिद्धांत और महत्व का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये हर हाल में कर ही लेना है। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए लिखा आंसर दोस्तों, जो मार्केटिंग है वो एक व्यापक प्रक्रिया जो उत्पाद को बनाने से पहले शुरू होती है और उत्पाद बिकने के बाद भी ये प्रक्रिया जो है मार्केटिंग वो जारी रहती है। यह केवल सामान बेचना नहीं बल्कि ग्राहक को संतुष्टि के माध्यम से लाभ कमाना भी है, यानी ग्राहक को संतुष्टि दिलाते हुए खुद को लाभ भी कमाना है। तो यही जो है हमारा मार्केटिंग कहलाता है। देखिए आगे जो है एक जो परिभाषा दिया गया वो है फिलिप कोटलर के अनुसार। इन्होंने कहा था कि विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह उत्पादों और मूल्यों को बनाकर और दूसरे के साथ जो है एक्सचेंज कर या फिर विनिमय करके अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। तो वही जो है हमारा विपणन या फिर मार्केटिंग कहलाता है। ये कहा था फिलिप कोटलर के अनुसार। तो ये हमारा मार्केटिंग है साथियों। आगे देखिए दूसरा जो परिभाषा वो है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा। तो उनके द्वारा कहा गया है कि विपणन उन क्रियाओं का संपादन है जो उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह को निर्देशित करने का काम करता है। तो वही हमारा जो है विपणन या फिर मार्केटिंग कहलाता है। आगे अब चलिए देखते हैं इसके विशेषताओं के बारे में। जो हमारा विपणन है उसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है। तो देखिए पहला विशेषता ये हो गया ग्राहक उन्मुख, यानी कि कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी मार्केटिंग की शुरुआत और अंत ग्राहक से ही होता है, इसलिए ग्राहक कस्टमर ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। ये पहला विशेषता बहुत ही प्रमुख विशेषता है। दूसरा हो गया दोस्तों कि नियंत्रण प्रक्रिया, यानी लगातार चलने वाला ये प्रक्रिया है। यह कोई एक बार का काम नहीं है बल्कि व्यवसाय के साथ हमेशा चलते रहती है मार्केटिंग, वही हमारा प्रक्रिया है। ठीक है। फिर तीसरा हो गया कि कला और विज्ञान, यह सिद्धांतों पर आधारित है। विज्ञान जो है और इसे लागू करना एक कौशल है, यानी कला है। तो ये सिद्धांत पर आधारित होता है और इसे लागू करना एक कला होता है, आर्ट्स होता है। ठीक है। और चौथा विशेषता है दोस्तों वो लिखा है कि एकीकृत प्रक्रिया। इसमें सेल्स, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च और डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब एक साथ काम करते हैं। तो ये सभी जो है विपणन की या फिर मार्केटिंग की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए आगे इसके प्रमुख सिद्धांतों के बारे में देखेंगे कि विपणन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्या क्या है। तो देखिए पहला जो सिद्धांत है वो है उत्पाद मिश्रण। इसमें जो है दोस्तों वो उत्पाद का डिजाइन और इसकी गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और रंग रूप वगैरह इसमें शामिल होता है, यानी उत्पाद मिश्रण। ठीक है। प्रोडक्ट मिक्सर, तो ये सभी चीज़ इसमें शामिल है। कंपनी को यह तय करना होता है कि उत्पाद ग्राहकों को किस समस्या को हल करने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये जो है कंपनी को तय करना रहता है। तो ये पहला मुख्य सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है मूल्य मिश्रण। मूल्य केवल वस्तु की कीमत ही नहीं बल्कि इनमें दी जाने वाली छूट, भुगतान की शर्त और प्रतिस्पर्धियों वगैरह की कीमत भी शामिल होती है। यानी आप जो है सिर्फ कोई प्रोडक्ट का जो है कीमत नहीं दे रहे बल्कि उसी के साथ साथ आप जो छूट दे सकते हैं उसमें वो भी, साथ ही साथ भुगतान वगैरह करने का क्या क्या शर्त है, रूल वगैरह, या फिर कंपटीटर वगैरह क्या कीमत वगैरह रख रहा है, उसी हिसाब से आपको मूल्य मिश्रण करना है, मूल्य कीमतें वगैरह शामिल करनी है। तीसरा हो गया दोस्तों कि स्थान वितरण मिश्रण। सही उत्पाद को सही समय पर उपलब्ध कराना। इसमें ट्रांसपोर्ट, गोदाम और बिचौलियों वगैरह का जो है बहुत ही ज़्यादा चयन ये सब शामिल होता है इसमें, यानी समय पर सही जगह सही उत्पाद को भेजना। ठीक है। ट्रांसपोर्ट वगैरह, गोदाम वगैरह का इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। चौथा हो गया संवर्धन मिश्रण, ग्राहकों के साथ संचार करना। इसमें जो है इसका जो है 4 मुख्य औजार है। पहला हो गया विज्ञापन, यानी एडवर्टाइजमेंट। दूसरा हो गया व्यक्तिगत विक्र, यानी जो मतलब आदमी के द्वारा, ठीक है, व्यक्तिगत तरीके से। फिर हो गया जनसंपर्क और विक्रय सर्वजन। तो ये 4 प्रमुख औजार माने जाते हैं। ठीक है। तो ये सभी जो है विपणन के प्रमुख सिद्धांत थे। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों जो हमारा विपणन है या फिर मार्केटिंग है उसके महत्व के बारे में। तो क्या क्या महत्व है इसका। तो देखिए पहला हमारा महत्व हो गया
व्यवसायिक इकाई के लिए ये महत्व होता है। जिसमें आय का स्रोत, तो व्यवसाय की आय का एकमात्र जरिया मार्केटिंग ही है। बाकी सब विभाग जो है सिर्फ खर्चा करवाने का काम करता है, लेकिन जो हमारा मार्केटिंग होता है वो सिर्फ जो है हमें आय अर्जित करने में, रेवेन्यू अर्जित करने में मदद करता है। दूसरा जो महत्व हो गया वो है कि बाजार में अस्तित्व, कड़ी कंपटीशन होने के बावजूद मार्केटिंग ही जो है कंपनी को टिके रहने में मदद करती है। यानी आजकल बाजार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और यही सब कंपटीशन के बीच भी अगर मार्केटिंग है तो ही जो है कंपनी टिके रहने में ये मदद करती है हमारी मार्केटिंग। तीसरा महत्व हो गया कि न्यूनतम सूचनाएं, मार्केटिंग रिसर्च के माध्यम से कंपनी को ग्राहकों की बदलती पसंद का पता चल पाता है। तो ये सभी जो है वो महत्व हो गया। दूसरा महत्व है दोस्तों हमारा वो है उपभोक्ताओं के लिए महत्व, यानी जो यूजर वगैरह हैं, कंज्यूमर वगैरह, उनके लिए क्या क्या महत्व है। तो इसमें देखिए अधिक विकल्प, यानी बहुत ज़्यादा ऑप्शन वगैरह, ग्राहकों को अपनी पसंद और बजट के अनुसार हजारों विकल्प वगैरह मिलते हैं। जैसे आप देखिएगा कुछ लेने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है विकल्प मिलता है, आपने बजट के अनुसार, अपने जो है पसंद के अनुसार बहुत ज़्यादा विकल्प है, आपको जो पसंद है वो लीजिए। तो ये फ़ायदे हैं, ये महत्व है। दूसरा हो गया सुविधा, होम डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जैसे मार्केटिंग नवविचारों ने ग्राहकों का जीवन बहुत ही आसान बना दिया है, ताकि सुविधा मतलब अच्छा कर दिया, ताकि आप घर बैठे जो है होम डिलीवरी करके, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करके आपको घर बैठे ही आपको हर चीज़ सुविधा मिल जाता है। फिर आगे हो गया दोस्तों अगला महत्व है शिक्षा, विज्ञापनों के माध्यम से ग्राहकों को उत्पाद के सही उपयोग और फायदे की जानकारी मिलती। यानी आप कुछ खरीद रहे हैं तो विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट के मदद से आपको पता चलता है कि उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे उपयोग करना है। तो ये सभी जो है कंज्यूमर का फ़ायदा हो गया। आगे हम लोग देखेंगे कि समाज और राष्ट्र के लिए क्या महत्व है। तो सबसे पहला हो गया कि आर्थिक विकास, मार्केटिंग से जो है मांग बढ़ती है और मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से क्या होता है, तो देश की जीडीपी भी बढ़ती है। तो ये आर्थिक विकास में भी सहायक होता है। फिर दूसरा हो गया दोस्तों कि रोजगार के अवसर, मार्केटिंग क्षेत्र में सेल्समैन, ग्राफिक डिजाइनर, रिसर्च एनालिटिक्स और लॉजिस्टिक मैनेजर वगैरह जैसे बहुत ज़्यादा रोजगार वगैरह भी पैदा होते हैं। तो ये जो है महत्व है हमारा, ठीक है। फिर अगला हो गया कुरीतियों का अंत, सामाजिक मार्केटिंग के जरिए स्वास्थ्य, साफ सफाई यानी सफाई वगैरह और शिक्षा वगैरह के प्रति जो है अगर जागरूकता भी फैलाई जाती है। तो ये सभी हमारा विपणन या फिर मार्केटिंग की जितने भी महत्व है दोस्तों वो हमने देख लिया। चलिए निष्कर्ष थोड़ा देख लेते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है कि अतः हम कह सकते हैं कि मार्केटिंग केवल एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह जो है समाज के जीवन स्तर को निर्धारित करने वाली एक शक्ति है। एक सफल मार्केटिंग वह है जो न केवल सामान बेचे बल्कि ग्राहक के साथ एक लंबे समय तक रिश्ता कायम रखने का काम करे। तो वही जो है एक सफल मार्केटिंग होता है। तो ये हमारा मार्केटिंग के बारे में था, विपणन के बारे में था, उसके महत्व और उसके सिद्धांत के बारे में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बाजार विभक्तिकरण क्या है, इसके आधार और लाभों का वर्णन कीजिए। यानी हमारा जो मार्केट डिफरेंशिएशन है यानी विभक्तिकरण है वो क्या चीज़ है, इसके आधार और लाभों का वर्णन करना है हमें। तो चलिए समझेंगे। तो देखिए लिखा आंसर कि कोई भी कंपनी दुनिया के सभी ग्राहकों को एक साथ खुश नहीं कर सकती। यानी कोई भी कंपनी हो दुनिया का हर एक ग्राहक को खुश नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ जो है कमी रह जाता है, पसंद उनका अलग होता है। क्योंकि देखिए हर ग्राहकों की पसंद, ज़रूरत और बजट वगैरह अलग होती है। तो ये सभी कारणों से जो है हर ग्राहक को आप खुश नहीं कर सकते, कोई भी कंपनी हो खुश नहीं कर सकती। इसलिए जब एक कंपनी पूरे विशाल बाजार को समान विशेषताओं वाले छोटे छोटे समूहों में बांट देती है, यानी बड़ा कंपनी क्या करती है, बहुत बड़े बाजार को समान विशेषताओं वाले छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित कर देती है, तो इसे ही हम लोग जो है बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। सरल शब्दों में समझा जाए तो देखिए लिखा है कि एक बड़े बाजार को छोटे छोटे बाजारों में विभाजित करना। जैसे एक बहुत बड़ा बाजार है, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ सब चीज़ मिलता है, लेकिन अब छोटे छोटे बाजार में विभाजित कर दिया। यहाँ आपको कपड़ा मिल रहा है, यहाँ जो है आपका जो है पुस्तक मिल रहा है, यहाँ कुछ और है। तो इस तरीक़ा से जो है अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग जो है समूह में है विभाजित करने की जो प्रक्रिया है, रणनीति है, उसे ही हम लोग जो है बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। परिभाषा देखिए लिखा है जो कि
फिलिप कोटलर के अनुसार तो बाजार विभक्तीकरण जो है बाजार को ग्राहकों के उन समूहों में विभाजित करने की क्रिया है जिनकी आवश्यकता या फिर विशेषताएं समान होती है। तो ये है इसका परिभाषा बाजार विभक्तीकरण का। अब इसके आधार के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो बाजार विभक्तीकरण के आधार, तो बाजार को मुख्य रूप से 4 आधारों में बांटा गया। कौन कौन सा? तो देखिए पहला हमारा हो गया भौगोलिक आधार, बाजार को स्थान के आधार पर बांटना, जैसे कि देश के आधार पर, राज्य के आधार पर, शहर के आधार पर, ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र में। आप देखे होंगे गांव में देखा जाए तो हटिया लगता है, तो शहरों के या फिर आपके गाँव के आधार पर। तो ये सभी चीज़ें, जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए कि गर्म कपड़े की मार्केटिंग केवल ठंडे प्रदेश में ही करना। तो ये सभी चीज़ें भौगोलिक आधार पर जो है मार्केटों को बांटना। फिर दूसरा हो गया सांख्यिकीय आधार पर, यानी पॉपुलेशन के आधार पर। यह सबसे लोकप्रिय आधार हो गया, जैसे कि आयु के आधार पर यानी एज के आधार पर, जिसमें बच्चे, युवा, वृद्ध वगैरह। लिंग के आधार पर यानी पुरुष, महिला वगैरह, इन सभी के आधार पर। आय के आधार पर यानी इनकम वगैरह के आधार पर, जिसमें अमीर गरीब वगैरह देख के। फिर हो गया शिक्षा और परिवार का आकार देखे। तो ये सभी जो है हमारा जो है पॉपुलेशन के आधार पर जो बाजार होता है, तो वो ये इसका आधार होता है। उदाहरण के लिए जॉनसन एंड जॉनसन के उत्पाद केवल बच्चों के लिए होता है, तो इसी हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा दूसरा आधार हो गया। तीसरा आधार हो गया दोस्तों मनोवैज्ञानिक आधार, लोगों की जीवन शैली और व्यक्तित्व के आधार पर ये होता है। जैसे कि आप देख लीजिए एग्जाम्पल में, तो जीवन शैली हो गया, व्यक्तित्व वगैरह यानी पर्सनैलिटी वगैरह, और सामाजिक स्तर। जैसे उदाहरण के लिए प्रीमियम कार हो गया, जैसे BMW, ये अमीर के लिए, और स्टेटस पसंद लोगों के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारा मनोवैज्ञानिक आधार में आता है। फिर हमारा चौथा है दोस्तों, वो है व्यवहारगत आधार, ग्राहकों के ज्ञान, दृष्टिकोण और उपयोग के आधार पर जो हमारा है वो है व्यवहारगत आधार। इसमें देखिए कौन कौन सा आता है, जैसे अवसर, शादी या त्यौहार में, तो वो हमारा हो गया। उपयोग का दर यानी कम या ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले, और ब्रांड के प्रति वफादारी वगैरह। तो ये सभी जो है हमारा बाजार विभक्तीकरण के आधार है साथियों। अब देखेंगे जो हमारा बाजार विभक्तीकरण होता है उसके लाभ के बारे में, उसके बेनिफिट के बारे में। तो चलिए एक एक करके समझेंगे। तो पहला हमारा बेनिफिट है दोस्तों कि ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना। इससे कंपनी को पता चलता है कि किस समूह को क्या चाहिए, यानी कौन से ग्रुप को क्या चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, जिससे वह जो है बेहतर उत्पाद भी बना पाता है। तो ये बहुत ही बड़ा लाभ होता है, फ़ायदा होता है कंपनी को। दूसरा हो गया सही मार्केटिंग रणनीति, सही मार्केटिंग प्लानिंग वगैरह। कंपनी को पता होता है कि उसे विज्ञापन कहाँ और किसे दिखाना है, जिससे पैसा बर्बाद भी नहीं हो। तो ये छोटे छोटे ग्रुप में बाजार विभक्तीकरण से ये फ़ायदे हैं, ये लाभ है। फिर तीसरा लाभ हो गया दोस्तों कि संसाधनों का सही उपयोग। छोटे समूहों पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनी अपने बजट में भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। यानी छोटे छोटे ग्रुप में अगर वो ध्यान केंद्रित करता है तो उससे अपने कम बजट में भी वो बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है हमें क्या कौन सा उत्पाद देना है। फिर चौथा हो गया दोस्तों प्रतिस्पर्धा का सामना, यानी कंपटीशन वगैरह जो आजकल है बाजार में उसका सामना कर पाता है। जब आप एक विशेष वर्ग को सेवा देते हैं तो बड़े कंपटीटर वगैरह से लड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। ये फायदे हैं, ये लाभ है। पांचवा लाभ हो गया कि बिक्री में वृद्धि, यानी आप बेचने उचने में वृद्धि। ग्राहकों को उनकी पसंद का सामान मिलने से वे बार बार खरीदने आते हैं, जिससे सेल वगैरह बढ़ती है, तो हमारा बिक्री में वृद्धि होती, आय वगैरह ज़्यादा होता है। ठीक है। और छठा जो लाभ है वो है कि उचित मूल्य निर्धारण। अलग अलग समूहों के क्रय शक्ति के हिसाब से कंपनी अपनी कीमत वगैरह भी तय कर सकती है, उचित मूल्य निर्धारण भी कर सकती है। तो ये सभी जो है हमारा बाजार विभक्तीकरण के फायदे हैं, लाभ है दोस्तों। चलिए निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष लिखा है कि बाजार विभक्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंपनी को भीड़ के बजाय सही ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। यानी भीड़ में जहाँ हर एक चीज़ मिल रहा हो वहाँ से हट के जो है छोटे छोटे ग्रुप में जो है ध्यान केंद्रित करने में मदद करती। ये हमारा बाजार विभक्तीकरण या संसाधनों की बर्बादी को रोकता है और ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने का काम करता है। आधुनिक युग में जहां
कला काट प्रतिस्पर्धा यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। बिना बाजार विभक्तिकरण के कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता है, इसलिए बाजार विभक्तिकरण बहुत ही ज़रूरी है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है हर सामान बेच रहा है, तो ये अच्छा बात नहीं है। वो जो है अपना ग्रुप के अनुसार अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, बड़ा बड़ा कंपनी। अब टाटा का ही बात ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि बाजार लक्ष्यीकरण यानी टारगेटिंग और बाजार स्थिति यानी कि पोजीसिंग, ठीक है, पोजीशनिंग के महत्व और प्रकारों पर प्रकाश डालिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर करना है। चलिए देखते हैं आंसर। लिखा है दोस्तों कि आधुनिक मार्केटिंग की दुनिया में किसी भी उत्पाद की सफलता जो है एसटीपी मॉडल पर टिकी हुई है। एसटीपी मतलब सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग, ठीक है। तो ये मॉडल पर टिकी हुई है कोई भी उत्पाद की सफलता। बाजार विभक्तिकरण के बाद एक कंपनी के लिए यह तय करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि वह कौन से विशिष्ट ग्राहक वर्ग की सेवा करेगी, तो उसका टारगेट वगैरह करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उन ग्राहकों के मस्तिष्क में अपनी कैसी छवि बनाएगी, कैसी स्थिति निर्धारण करेगी, तो ये बहुत ही बड़ा जो है बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। सरल शब्दों में समझा जाए तो लक्ष्यीकरण जो है दोस्तों यह तय करता है कि हमें ये सामान जो है किसे बेचना है, और वहीं स्थिति निर्धारण है यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक हमें दूसरे से बेहतर क्यों समझे। तो ये हमारा स्थिति निर्धारण और हमारा जो है लक्ष्यीकरण के बारे में जो था वो है। आगे देखिए दोनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे बाजार लक्ष्यीकरण। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लक्ष्यीकरण मतलब टारगेटिंग, वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी जो है विभक्तिकरण द्वारा पहचाने गए विभिन्न बाजार खंडों के मूल्यांकन करती है और उनमें से एक या एक से अधिक खंडों को अपने व्यवसाय के लिए चुनने का काम करती है। तो वही हमारा यानी टारगेट बैठाने का काम करती है। तो वही हमारा जो है बाजार लक्ष्यीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि लक्ष्यीकरण के रणनीतियाँ या फिर इनके प्रकार के बारे में। तो पहला हो गया दोस्तों अविभेदिक या फिर मास मार्केटिंग। इसमें जो है कंपनी पूरे बाजार के लिए केवल एक ही उत्पाद या फिर एक ही मार्केटिंग मिक्स पेश करती है। यह सबके लिए एक के सिद्धांत पर काम करता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो कोको कोला, तो ये कोको कोला की शुरुआती रणनीति है। तो ये फिर दूसरा हो गया हमारा विभेदित मार्केटिंग। इसमें कंपनी जो है अलग अलग ग्राहकों के यानी अलग अलग वर्ग के अलग अलग समूह के लिए अलग अलग उत्पाद की रणनीतियां बनाने की काम करती है। उदाहरण के लिए देख लीजिए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास अलग अलग वर्ग के अलग अलग इनकम वर्ग के लोगों का लक्स, डव और लाइफबॉय जैसी साबुन वगैरह है। तो ये देखिए यहाँ से पता चलता है विभेदीकरण मार्केटिंग भी जो है इससे जो है बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। फिर आगे हो गया केंद्रित या फिर नीश मार्केटिंग। यहाँ कंपनी बहुत बड़े बाजार के बजाय एक छोटे लेकिन स्पेशल यानी विशिष्ट बाजार खंड पर पूरा ध्यान लगाती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो रोल्स रॉयल कार वगैरह, तो ये जो है केंद्रित करती है अपना ध्यान। नीश मार्केटिंग इसको बोलते हैं, जो अपना एक छोटे से टारगेट को पहले से सेट करके उसी के हिसाब से जो है अपना उत्पाद बनाने का काम करती है। चौथा हो गया दोस्तों कि है माइक्रो मार्केटिंग। इसमें जो है वो स्थानीय स्तर यानी लोकल या फिर व्यक्तिगत स्तर पर ग्राहकों को टारगेट करने का काम किया जाता है। अब चलिए इसका महत्व देख लेते हैं मित्रों। तो महत्व है कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। कंपनी उन क्षेत्रों में निवेश करती है यानी उन क्षेत्रों में इन्वेस्ट करती है जहां लाभ की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये महत्व हो गया। फिर अगला है दोस्तों कि प्रभावी विपणन। संदेश सीधे उन लोगों तक पहुंचता है जिन्हें उत्पाद की ज़रूरत है, जिन्हें जो है वो प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो डायरेक्ट वहां तक जो है संदेश पहुंचने का काम करता है। कंपटीशन लाभ देखा जाए तो प्रतिस्पर्धी लाभ इसमें क्या है, तो छोटे सेगमेंट पर फोकस करके कंपनी उस क्षेत्रों की विशेषज्ञ बन जाती है। तो ये सभी जो है हमारा दोस्तों वो हमारा इसके बारे में था, ठीक है। अब देखेंगे बाजार स्थिति के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने देखा क्या देखा साथियों, बाजार लक्ष्यीकरण के बारे में हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं बाजार स्थिति के बारे में। स्थिति क्या है स्थिति, तो देखिए अर्थ लिखा पोजिशनिंग, ठीक है। पोजिशनिंग का अर्थ है कि उत्पाद को भौतिक रूप से कहीं रखना नहीं है, ठीक है, बल्कि ग्राहक के मस्तिष्क में
कंपटीटर्स वगैरह की तुलना में अपने उत्पाद के लिए एक विशिष्ट स्थान सुरक्षित करना ही जो है पोजीशनिंग कहलाता है। इसके रणनीति के बारे में देखेंगे, यानी कौन कौन सी रणनीति। तो देखिए, पहला हो गया हमारा कि गुणवत्ता और विशेषता के आधार पर देखा जाए तो उत्पाद की किसी खास खूबी को हाईलाइट करना, यानी बताना कि इसमें ये खूबी है। जैसे सेंसर वाले फ़ोन वगैरह के बारे में आप बताते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए मोटरोला, तो वो अपने कैमरा वगैरह के लिए फेमस है, तो उसी हिसाब से जो है हाईलाइट करना अपने उत्पाद के बारे में। फिर दूसरा हो गया लाभ के आधार पर उत्पाद से मिलने वाले मुख्य फायदे पर जोर देना, बताना, जिसमें से देखा जाए जैसे एग्जांपल के लिए 2 मिनट में तैयार मैगी, तो ये सभी जो है ये सब लाभ का आधार होता है। फिर तीसरा है दोस्तों, वो है कीमत के आधार पर, तो उत्पाद को सबसे सस्ते यानी वैल्यू फॉर मनी या फिर सबसे महंगा दिखाना ताकि लोग जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हों। फिर अगला हो गया हमारा कि प्रतिद्वंदी के आधार पर, तो यह दिखाना कि आप अपने दुश्मन ब्रांड से कैसे बेहतर हैं, जैसे पेप्सी बनाम कोको कोला वगैरह, तो ये सभी दिखाना, ये सभी के माध्यम से जो है बाजार स्थिति या फिर पोजीशनिंग वगैरह में ध्यान दिया जाता है। महत्व इसका क्या है तो वो देखिए, तो मानसिक पहचान, यह जो है ब्रांड को ग्राहक की यादाश्त में बसा देता है, यानी उसके यादों में बसा देता है। तुलना में आसानी होती है, यानी कंपैरिजन वगैरह करने में आसानी होती है। स्पष्ट पोजीशनिंग में होने पर ग्राहक आसानी से समझ पाता है कि उसे आपका उत्पाद क्यों खरीदना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा है, तो इससे जो है कंपेयर वगैरह कर पाता है अच्छे से ग्राहक वगैरह। ब्रांड वैल्यू, सही पोजीशनिंग से ब्रांड की कीमत भी बढ़ती है, वैल्यू भी बढ़ती है, तो ये सभी जो है हमारा बाजार स्थिति यानी पोजीशनिंग के बारे में। आगे चलिए दोनों के बीच संबंध क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए लिखा है दोस्तों कि लक्ष्यीकरण और स्थिति के बीच संबंध। लक्ष्यीकरण यह बताता है कि हमारा ग्राहक कौन है, जबकि पोजीशनिंग जो है वो ये बताने का काम करता है कि ग्राहक हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम जो है कैसे जो है उस पोजीशन में अपने उत्पाद को रखें। बिना सही टारगेट के पोजीशनिंग बेकार है और बिना पोजीशनिंग के टारगेट जो है ग्राहक को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो ये सभी देखा जाए तो हमारा लक्ष्यीकरण हो गया या फिर स्थिति, दोनों के बीच अटूट संबंध है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक आप समझ सकते हैं। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है दोस्तों कि बाजार लक्ष्यीकरण और बाजार स्थिति दोनों ही मार्केटिंग के रणनीतिक स्तंभ है। जहां लक्ष्यीकरण कंपनी को दिशा प्रदान करने का काम करता है, वहीं जो हमारा पोजीशनिंग है वो ब्रांड को एक व्यक्तित्व और आत्मा प्रदान करती है। एक सफल मार्केटर वही है जो सही समय पर सभी ग्राहकों को पहचान कर उसके दिल और दिमाग में अपनी जगह बनाने का काम करता है। तो ये हमारा बाजार लक्ष्यीकरण और बाजार स्थिति के बारे में क्वेश्चन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हर हाल में ये करना ही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि उत्पाद जीवन चक्र, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC, की विभिन्न अवस्थाओं और इसमें इस्तेमाल होने वाली रणनीतियों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आंसर हमारा। तो देखिए लिखा है कि जिस प्रकार एक मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी पहले जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर लास्ट में मर जाता है, उसी प्रकार उत्पाद जो है वो बाजार में विभिन्न चरणों से गुजरता है। पहले क्या होता है तो उत्पाद के बाजार में प्रवेश लेने से लेकर उसके बाजार से बाहर होने तक की पूरी यात्रा को हम लोग उत्पाद जीवन चक्र कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट लाइफ सर्कल कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कि उत्पाद जीवन चक्र की अवस्थाएं और इसकी रणनीतियां के बारे में। तो चलिए देखते हैं। लिखा है कि विपणन विशेषज्ञों के अनुसार PLC यानी कि हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 मुख्य अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्था, तो पहला हो गया परिचय अवस्था। यह वह चरण है दोस्तों जब उत्पाद पहली बार बाजार में लॉन्च किया जाता है, इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, ठीक है, परिचय दिया जाता है। इसकी विशेषता क्या होती है तो बिक्री बहुत ही कम होती है, इस समय लाभ ना के बराबर होता है और हानि होती है। लाभ ना के बराबर होता है, ना ही हानि होती है, यानी ना ही कोई लाभ हो रहा है ना ही कोई हानि। और जो है विज्ञापन वगैरह में बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है ये शुरू में जब आप लॉन्च कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट को। इसकी रणनीति क्या होती है तो देखिए स्कीमिंग स्ट्रेटेजी, यानी शुरू में ऊंची कीमत रखना, जैसे आईफोन वगैरह रखते हैं ताकि हमें बेनिफिट वगैरह मिले। उसके बाद देखा जाए, लिखा है दोस्तों पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, यानी बाजार
पकड़ने के लिए शुरू में कम कीमत रखना। जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए जियो पहले शुरू में क्या किया, फ्री फ्री में सिम दिया, फिर छोटा फ़ोन चलाया 800 में, ठीक है। तो ये सभी तरीका जो हमारा पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी बोला जाता है। फिर आगे देखिए, आगे रणनीति है वो है कि भारी विज्ञापन के जरिए ग्राहकों को जागरूक करना। तो ये सभी जो है हमारा परिचय अवस्था हो गया। फिर दूसरा अवस्था है दोस्तों वो है विकास अवस्था। इस चरण में ग्राहक उत्पाद को स्वीकार करने लगते हैं, यानी उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। इसकी विशेषता देखा जाए तो क्या है, तो बिक्री तेजी से बढ़ती है, लाभ आना शुरू हो जाता है और बाजार में जो है नए कंपटीटर वगैरह आने लगते हैं। तो ये सभी जो है विकास अवस्था में हमारा विशेषता है, ये सब होने लगता है। रणनीति इसकी क्या है वो देखिए, तो उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना है और नए फीचर वगैरह जोड़ना, ताकि आप जो है कंपटीटर वगैरह से कुछ अलग लगें, ठीक है। लोग आपके प्रोडक्ट को, आपके उत्पाद को ज़्यादा खरीदें, ज़्यादा आपकी बिक्री हो। फिर दूसरा हो गया कि वितरण नेटवर्क को मजबूत करना, ताकि उत्पाद जो है वो हर जगह मिल सके, यानी आप जो है हर जगह जो है उस उत्पाद को रखिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करिए, ताकि जो है हर जगह से वो उत्पाद आपके कस्टमर वगैरह खरीद सके। फिर हो गया कि ब्रांड के प्रति वफादारी बनने पर भी ध्यान देना। तो ये सभी चीज़ों के माध्यम से हमारा विकास अवस्था पूरा हो पाता है। तीसरा अवस्था है दोस्तों परिपक्वता अवस्था। यह वह समय होता है जब उत्पाद अपनी सफलता की चरम सीमा पर होता है, यानी चरम पर होता है। इसकी विशेषताएं देखा जाए तो बिक्री जो है वो अधिकतम होती है, लेकिन उसकी बढ़ने की दर जो है वो धीमी हो जाती है। प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाता है, यानी कंपटीशन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इस समय की हमारा परिपक्वता अवस्था की जो है विशेषताएं हैं। रणनीति देखा जाए तो देखिए लिखा है कि कीमतों में थोड़ी कमी करना, ताकि ग्राहक टूटे नहीं, यानी कीमत वगैरह थोड़ा कम करना पड़ता है ताकि कस्टमर वगैरह टूटे नहीं, वरना कस्टमर जो है वो कंपटीटर के पास चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीटर जो है बाज़ार में आ चुका रहेगा। फिर उत्पाद के नए उपयोग वगैरह बताना, नया यूज वगैरह की इसमें ये है खास है। आकर्षक डिस्काउंट और ऑफर्स वगैरह देना। तो ये सभी जो है हमारा परिपक्वता अवस्था में आता है। फिर हमारा चौथा हो गया दोस्तों पतन अवस्था। इस चरण में उत्पाद जो है वो पुराना हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए कोई फ़ोन ही ले लीजिए, ठीक है। इस चरण में जो है उत्पाद पुराना हो जाता है और उसकी मांग जो है धीरे धीरे गिरने लगती है। इसकी विशेषताएं देखी जाए तो नई तकनीक या ग्राहकों की बदलती पसंद के कारण बिक्री और लाभ दोनों तेजी से गिरने लगते हैं। इसकी रणनीतियाँ क्या हैं, तो क्या करना चाहिए, तो उत्पाद और मार्केटिंग पर खर्च कम कर देना चाहिए। उत्पाद को धीरे धीरे बाजार से हटा लेना और उसमें जो है बड़ा बदलाव करके फिर से नए उत्पाद को लॉन्च करना। पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए भारी सेल वगैरह लगाना, ताकि जो भी पुराना स्टॉक बचा हुआ है वो सेल के जरिए जो है हमारा बिक जाए, नुकसान ना हो। अब आगे हम लोग इसका महत्व देखेंगे दोस्तों। तो महत्व देखिए क्या क्या है, तो यह प्रबंधकों को भविष्य की बिक्री का अनुमान लगाने में मदद करता है, यानी यहाँ से पता चल पाता है मैनेजमेंट वगैरह को कि आखिर फ्यूचर में जो है हमारी बिक्री कैसी हो सकती है, यहाँ से अनुमान लगाया जा सकता है। यह जो है सही समय पर ही सही मार्केटिंग रणनीति बनाने के लिए भी दिशा निर्देश वगैरह गाइड वगैरह करने का काम करता है, गाइडेंस निर्देश वगैरह देने का काम करता है। आगे है कि यह नए उत्पाद विकास की योजना बनाने में भी सहायक होता है। तो ये सभी महत्व हो गया हमारा उत्पाद जीवन चक्र का। निष्कर्ष देख लेते हैं साथियों। तो निष्कर्ष लिखा है कि उत्पाद जीवन चक्र यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक महत्वपूर्ण प्रबंधन टूल है, जो यह बताता है कि समय के साथ बाजार में उत्पाद की स्थिति कैसे बदलती है। इसके माध्यम से कंपनी यह तय कर पाती है कि उसे कब निवेश बढ़ाना चाहिए और कब जो है उत्पाद में बदलाव करना चाहिए। तो ये सभी पता कर पाते हैं कोई भी कंपनी, तो वो कर पाता है उत्पाद जीवन चक्र के कारण ही। कोई भी उत्पाद अमर नहीं होता, कुछ ही समय के बाद उसकी सेल वगैरह गिरने लगती है, वैल्यू वगैरह गिरने लगती है। इसलिए सही समय पर सही रणनीति अपनाकर ही व्यवसाय में सफलता पाया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि नए उत्पाद विकास की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। यानी कोई भी नया उत्पाद वगैरह लॉन्च करना है या फिर विकास करना है तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया है, तो वही हम लोग देखेंगे। चलिए समझेंगे।
देखिए आंसर लिखा है कि बाजार की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब कोई कंपनी किसी नए विचार को एक वास्तविक वस्तु या फिर सेवा में बदलने का काम करती है तो उसे जो है नए उत्पाद विकास कहा जाता है। यानी जैसे जैसे जो है बदलती बाजार है उसी के ज़रूरतों के अनुसार कोई भी कंपनी जो है नए विचार के साथ नई वस्तु जो है लॉन्च करने, वस्तु या सेवा लॉन्च करने का काम करती है तो उसे ही हम लोग जो है नए उत्पाद विकास कहा जाता है। यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो विचार उत्पन्न करने से शुरू होकर उत्पाद को बाजार में बेचने तक चलती है। ये प्रक्रिया हमारा जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो जोखिम वगैरह को कम करना, रिस्क वगैरह को कम करना और ग्राहकों को बेहतर ऑप्शन देना। तो ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है हमारा नए उत्पाद विकास का। इसका देखिए परिभाषा दिया गया तो विद्वानों के अनुसार लिखा गया है कि नया उत्पाद विकास वह पूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नए उत्पाद बाजार में बिक्री के लिए लाया जाता है तो वही हमारा जो है नया उत्पाद विकास प्रक्रिया कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे कि विकास प्रक्रिया के प्रमुख चरण के बारे में, यानी कौन कौन सा चरण है। तो पहला हो गया कि विचारों का सृजन। यह प्रक्रिया का रचनात्मक चरण है। यह उद्देश्य क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर होता है। यानी ये जो हमारा उद्देश्य होता है इसका क्या होता है विचारों का सृजन में कि आपको क्वालिटी तो देना, उसी के साथ साथ क्वांटिटी पर भी होना चाहिए। आंतरिक स्रोत देखिए इसका दोस्तों कि कंपनी के वैज्ञानिक, सेल्स कर्मचारी और सुझाव पेटिकाएं वगैरह जो है इसमें आंतरिक स्रोत के रूप में काम करते हैं और बाहरी स्रोत के रूप में ग्राहकों की शिकायतें, फीडबैक और कंपटीटर वगैरह के उत्पाद वगैरह और बाजार सर्वेक्षण वगैरह जो है बाहरी स्रोत के रूप में इसमें काम करता है। फिर आगे दूसरा हमारा हो गया दोस्तों वो है विचारों की छटनी। सभी विचार जो है वो लाभप्रद नहीं होते, यानी हर विचार जो है वो फायदा नहीं देता, कभी कभी नुकसान भी होता है। तो इस चरण का उद्देश्य खराब या फिर अव्यावहारिक विचारों को हटाना है ताकि कंपनी का समय और पैसा बर्बाद ना हो। तो ये जो हमारा होता है, ठीक है, तो इसीलिए होता है ताकि कंपनी का जो पैसा है वो सब बर्बाद ना हो। तो इसीलिए जो है हमारा वो विकास प्रक्रिया की जाती है, नए उत्पाद विकास प्रक्रिया। आगे देखिए जो हो गया दोस्तों इसमें लिखा है कि यहाँ देखा जाता है कि विचार कंपनी के लक्ष्य, बजट और तकनीकी क्षमता के अनुरूप है या नहीं, ये सभी चीज़ें देखा जाता है। तीसरा देखिए, तीसरा लिखा है दोस्तों कि अवधारणा विकास और परीक्षण। अवधारणा विकास, विचार को एक विस्तृत रूप देना। उदाहरण के लिए यदि विचार एक इलेक्ट्रॉनिक कार का है तो अवधारणा होगी कि एक ऐसी किफ़ायती मध्यम वर्गीय इलेक्ट्रॉनिक कार जो चार्ज में 400 किलोमीटर चले। तो ये सभी जो है अवधारणा विकास होता है। आगे देखिए परीक्षण, इस अवधारणा को ग्राहकों की एक समूह को दिखाया जाता है ताकि उससे जो है फीडबैक लिया जा सके, ताकि उनकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया वगैरह, रिएक्शन वगैरह ली जा सके और पता चल सके कि आखिर ये जो है हमारा जो उत्पाद है वो सही है या नहीं है। फिर आगे हो गया हमारा चौथा दोस्तों कि मार्केटिंग रणनीति का विकास। यहाँ एक प्रारंभिक योजना तैयार की जाती जिसमें उत्पाद वगैरह को एक जो है टारगेट मार्केट, उत्पाद की पोजीशनिंग और पहले कुछ वर्षों के लिए बिक्री और लाभ के लक्ष्यों को निर्धारित करने का काम किया जाता है। यानी मार्केटिंग रणनीति का विकास यहाँ किया जाता है। फिर पांचवा हो गया व्यावसायिक विश्लेषण। यहाँ नंबरों का खेल शुरू होता है। कंपनी जो है लाभप्रदता का अनुमान लगाती है, यानी क्या लाभ हो सकता है हमको, तो यहाँ जो है अनुमान लगाने का काम करती है कंपनी। कुल अनुमानित लागत यानी उत्पादन और मार्केटिंग वगैरह, अनुमानित बिक्री और ब्रेक इवन पॉइंट, यानी यह स्थिति होता है जहाँ ना लाभ होता है ना हानि होता है। फिर छठा हो गया कि उत्पाद विकास दोस्तों, यदि व्यावसायिक विश्लेषण सफल रहा तो R&D विभाग यानी R&D विभाग जो है वो उत्पाद की वास्तविक भौतिक स्वरूप तैयार करता है। यह जो है चरण यह सुनिश्चित करता है कि विचार को एक सुरक्षित और कार्यशील उत्पाद में बदला जा सके। फिर हमारा सातवां हो गया कि टेस्ट मार्केटिंग। पूर्ण व्यावसायिक लॉन्च से पहले उत्पाद को एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में यानी कोई एक शहर में वास्तविक बाजार स्थितियों में पेश किया जाता है ताकि वहाँ की जो है हमें पता चल सके वहाँ की रिएक्शन वगैरह। टेस्ट मार्केटिंग इसको बोलते हैं। इससे जो है मार्केटिंग मिश्रण यानी कि 4P की जो सिद्धांत है उसकी प्रभावशीलता का पता चल पाता है।
फिर 8वां हो गया हमारा व्यवसायीकरण। यह अंतिम चरण है जहां उत्पाद को पूरे बाजार में पेश किया जाता है। इसमें भारी निवेश वगैरह यानी भारी इन्वेस्ट वगैरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि विज्ञापन करना, वितरण नेटवर्क वगैरह और बिक्री वगैरह प्रोत्साहन पर बड़े पैमाने पर खर्च किया जाता है। तो ये सभी जो है नए उत्पाद विकास की प्रक्रिया है दोस्तों। चलिए निष्कर्ष हम लोग देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है कि नए उत्पाद विकास की प्रक्रिया एक जटिल और बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया होती है, यानी बहुत ही खर्चीला प्रक्रिया होता है, लेकिन बाजार में टिके रहने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है। यदि कोई कंपनी इन चरणों का सही से ढंग से पालन नहीं करती है तो उसका उत्पाद जो है वो विफलता की मतलब वो जो है असफल रहता है, विफलता की संभावना काफ़ी कम हो जाती। अगर ये सभी चरण को अच्छे से पालन करे तो वो सफल ही हो जाता है। आगे छठा क्वेश्चन हो गया दोस्तों हमारा कि मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी कारकों का वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो प्राइजिंग होता है यानी मूल्य निर्धारण होता है उसे कौन कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं। तो देखिए आंसर है दोस्तों कि मूल्य निर्धारण विपणन मिश्रण यानी मार्केटिंग मिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील तत्व है। यह एकमात्र ऐसा तत्व है जिससे कंपनी को जो है रिवेन्यू वगैरह प्राप्त होता है, जबकि बाकी सभी तत्वों यानी उत्पाद वगैरह, स्थान वगैरह, संवर्धन वगैरह में सिर्फ और सिर्फ खर्च ही होता है। लेकिन यही जो हमारा हो गया मूल्य निर्धारण, इसी में सिर्फ जो है हमारा रिवेन्यू प्राप्त होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो देखिए लिखा है कि मूल्य वह राशि है जो ग्राहक किसी उत्पाद या सेवा के बदले चुकाने का काम करता है। सही कीमत तय करना एक बहुत ही चुनौती होता है, क्योंकि बहुत अधिक कीमत मांग कम कर सकती है और बहुत कम कीमत जो है वो कंपनी के लाभ को खत्म कर सकती है, कंपनी को घाटे में गिरा सकती है। तो इसलिए जो है एक कीमत तय करना, सही कीमत तय करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे कि मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कौन कौन से कारक के कारण जो है हमारा प्राइजिंग को प्रभावित किया जाता है। तो पहला हो गया आंतरिक कारक दोस्तों। ये वे कारक है जो कंपनी के अंदर उत्पन्न होते हैं, जिन्हें जो है हम लोग कंपनी काफ़ी हद तक यहाँ कंट्रोल कर सकती है, यानी ये सभी जो है कारक इससे जो है कंपनी कंट्रोल कर सकती है। पहला हो गया विपणन उद्देश्य। कीमत तय करने से पहले कंपनी को अपने लक्ष्य वगैरह को देखना चाहिए, टारगेट वगैरह को देखना चाहिए। यदि लक्ष्य बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाना है तो कीमत कम रखनी चाहिए, तभी तो बाजार में हिस्सेदारी बढ़ेगा, लोग खरीदेंगे। यदि लक्ष्य जो है सिर्फ अधिकतम वर्तमान यानी अभी जो चल रहा है उसमें सिर्फ लाभ कमा लो, बाकी जो होगा देखा जाएगा, अगर ऐसा लक्ष्य है तो कीमत जो है वो अधिक रखनी चाहिए। तो इसी हिसाब से यानी लंबे समय तक हिस्सेदारी बढ़ाना है तो कीमत कम रखिए, और जो है अधिकतम लाभ कमाना है वर्तमान मतलब प्रेजेंट में, तब आपको जो है कीमत अधिक रखनी चाहिए। फिर दूसरा हो गया दोस्तों हमारा कि उत्पादन और परिचालक लागत किसी भी उत्पाद की न्यूनतम कीमत तय करती है। कंपनी को यह सुनिश्चित करना होता है कि कीमत कम से कम उत्पादन, वितरण और बिक्री के कुल लागत को कवर करे और एक उचित लाभ मार्जिन प्रदान करने का काम करे, यानी कम से कम लागत में हमें लागत मतलब लाभ ज़्यादा हो सके। तीसरा हो गया दोस्तों वो है विपणन मिश्रण यानी मार्केटिंग मिश्रण। मूल्य निर्धारण के निर्णय उत्पाद डिजाइन, वितरण चैनलों और विज्ञापनों के प्रकारों के साथ जुड़े हुए हैं। यदि उत्पाद बहुत ही प्रीमियम और विलासितापूर्ण है यानी लग्जरी है तो उसकी मार्केटिंग रणनीति के अनुसार उसकी कीमत भी बहुत ही ऊंची रखी जाएगी। तो ये जो है मूल्य निर्धारण जो आता है हमारा वो डिजाइनिंग, वितरण चैनल और विज्ञापन वगैरह के प्रकार पर ही जुड़े होते हैं हमारा प्राइजिंग वगैरह यानी कि मूल्य निर्धारण। आगे चौथा हो गया दोस्तों कि उत्पाद विभेदीकरण। यदि किसी कंपनी का उत्पाद अपने प्रतिस्पर्धियों यानी अपनी कंपटीटर वगैरह से बिल्कुल अलग या फिर अनोखा या फिर बहुत ज़्यादा बेहतर है तो कंपनी के पास अधिक कीमत वसूलने की शक्ति होती है। यानी आप जो है अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को कंपटीटर वगैरह से बिल्कुल अलग बनाएं या फिर कोई अनोखा या फिर कोई बेहतर चीज़ है तो कंपनी के पास अधिक कीमत वसूलने, अधिक लाभ कमाने की शक्ति होती है, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। आगे हमारा पांचवा है दोस्तों वो है संगठनात्मक विचार। कंपनी के भीतर
मूल्य कौन तय करता है? छोटी कंपनियों में मालिक खुद तय करते हैं, जबकि बड़ी कंपनियों में इसके लिए अलग विभाग या फिर सेल्स मैनेजर होता है जो कि मूल्य निर्धारण करने का काम करता है। तो ये सभी जो है हमारा वो है दोस्तों आंतरिक कारक, ठीक है, जो हमारे यानी कंपनी के अंदर से ही जो कारक हैं वो प्रभावित करने का काम करते हैं मूल्य निर्धारण को। अब है बाहरी कारक, यानी बाहर के कारक कौन कौन से? तो ये कारक जो है बाजार के वातावरण से संबंधित होते हैं और कंपनी का इन पर बहुत कम या फिर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, कोई भी कंट्रोल नहीं होता है कंपनी का। पहला हो गया मांग और आपूर्ति। यदि मांग बहुत ज़्यादा है तो आपूर्ति कम, तो कीमत जो है बढ़ाई जा सकती है। यानी आपका मांग बहुत ज़्यादा है और आपके पास जो है स्टॉक वगैरह कम है तो आप जो है कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत अगर मांग कम होने पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कीमत घटानी पड़ती है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो बिक सके। तो ये मांग और आपूर्ति दोनों को जो है संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो गया। दूसरा हो गया प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। बाजार में प्रतिस्पर्धा की संख्या और उसकी मूल्य रणनीति का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि बाजार में काला कट प्रतिस्पर्धा यानी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो कंपनी को अपनी कीमतें कंपटीटर के बराबर या फिर उनसे कम रखनी पड़ती है ताकि आपका प्रोडक्ट, आपका उत्पाद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। फिर आगे हो गया हमारा दोस्तों तीसरा, वो है आर्थिक स्थितियाँ। देश की अर्थव्यवस्था का स्तर जो है वो तेज़ी या फिर मंदी जो कि मांग को प्रभावित करने का काम करता है। मंदी के दौरान कंपनियों को जीवित रहने के लिए कीमतें कम करनी पड़ती है ताकि हमारा जो है कंपनी डूबे ना, हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो भी निकल जाए। जबकि मुद्रास्फीति के दौरान यानी कि जब आपका जो है तेजी होता है उस दौरान जो है लागत बढ़ाने के कारण कीमतें बढ़ जाती है। यानी आपका अगर लागत बढ़ रहा है तो कीमतें भी बढ़ जाती है। तो ये आर्थिक स्थिति रहती है। आगे चौथा हो गया दोस्तों, वो है सरकारी और कानूनी नियम। सरकार जनहित में कुछ आवश्यक वस्तु वगैरह जैसे कि पेट्रोल, खाद, जीवन रक्षक दवाइयाँ वगैरह, इन सभी की कीमत को कंट्रोल करने का काम करती है जो कि सरकार करती है या फिर कानून नियम करता है। कंपनियों को सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। फिर पांचवा हो गया दोस्तों हमारा कि उपभोक्ताओं का मनोविज्ञान। ग्राहक जो है वो उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी कीमत के बीच कैसा संबंध देखते हैं, तो ये सभी चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। कई बार जो है ग्राहक कम कीमत को खराब गुणवत्ता का संकेत मान लेते हैं, यानी कम कीमत है तो शायद प्रोडक्ट भी खराब होगा। तो ऐसा जो है ग्राहक वगैरह, कस्टमर वगैरह कई बार ये चीज़ मान लेते हैं, जिससे जो है मूल्य गुणवत्ता संबंध कहते हैं। यानी इसे जो है हम लोग मूल्य गुणवत्ता संबंध कहते हैं। तो ये सभी जो है दोस्तों ये सभी कारक हैं मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष लिखा है साथियों हमारा कि मूल्य निर्धारण केवल गणित का खेल नहीं है, बल्कि यह जो है एक कंपनी की लागत या फिर बाजार की स्थितियों के बीच एक संतुलन, बैलेंस बनाने का जो है वो हमारा स्थिति होता है। यह जो है आंतरिक कारक यह तय करते हैं कि कम से कम कीमत यानी कम से कम कितनी कीमत रखनी चाहिए। वहीं हमारा जो बाहरी कारक होता है यानी कंपटीशन वगैरह, सरकारी नियम वगैरह, ये सब तय काम करता है, ये सब तय करने का काम करता है कि अधिकतम कितनी कीमत वसूली जा सके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितना कीमत वसूली जा सके। एक सही कीमत वही है जो कंपनी को मुनाफा दे और ग्राहकों को संतुष्ट करने का काम करे। तो ये सभी दोस्तों हमारा कठिनाइयाँ या फिर ये सभी कारक जो है प्रभावित करते हैं मूल्य निर्धारण को। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7वां है ये हमने ऑलरेडी पहले ही कर चुका है, ठीक है, पहले ही कर लिए हैं आपने उत्पाद जीवन चक्र यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी ही पढ़ लिया, ठीक है, ये गलती से डबल प्रिंट हो गया, ठीक है, डबल बन गया, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां था वो दो क्वेश्चन एक ही बार प्रिंट हो चुका है, दो क्वेश्चन एक ही बार लिखा चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 8वां है। जो क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि व्यक्तिगत विक्रय यानी पर्सनल सेलिंग की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का वर्णन करना हमें। तो चलिए हम लोग समझेंगे कि पर्सनल सेलिंग क्या है, इसके विभिन्न चरण के बारे में। तो देखिए आंसर है कि व्यक्तिगत विक्रय यानी जिसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग
विपणन संवर्धन का एक मौखिक और गतिशील तरीका, यानी ये जो तरीका है ये मौखिक तरीका है, डायरेक्ट सामने से मुंह से बात करके, और ये गतिशील तरीका, इसमें जो है विक्रेता यानी कि सेल्समैन वगैरह, सेल्स पर्सन वगैरह और आपके संभावित खरीदार के बीच आमने सामने यानी फेस टू फेस बातचीत होती है। फेस टू फेस उसे जो है कन्वेंस किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो केवल उत्पाद बेचना नहीं बल्कि ग्राहक की समस्याओं का समाधान करना और लंबे समय तक संबंध स्थापित करना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। व्यक्तिगत विक्रय का या विज्ञापन से भिन्न होता है, यानी ये जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह से अलग होता है, क्योंकि इसमें फीडबैक वगैरह तुरंत मिल जाती है। यानी आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कन्वेंस करके उसे टेस्ट करवाते हैं या फिर उसका जो है थोड़ा सा ट्रायल करवाते हैं, तो तुरंत आपको फीडबैक मिल जाता है कि हाँ ये ठीक है, या तो बोल देता है नहीं हमको ये पसंद नहीं है क्योंकि ये कमी है। तो इससे जो है तुरंत फीडबैक भी मिल जाता है। तो ये इसका बेनिफिट है, एडवर्टाइजमेंट से ये अलग। चलिए आगे देखेंगे कि व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया के बारे में। तो एक सफल बिक्री के लिए एक विक्रेता को आमतौर पर निम्नलिखित 7 चरणों से गुजरना पड़ता है, यानी ये 7 चरणों से गुजरने के बाद एक विक्रेता जो है वो एक सफल बिक्री कर पाता है। पहला हो गया पूर्वेक्षण और योग्यता। यह प्रक्रिया का पहला कदम है जहां उन लोगों या फिर संस्थाओं की पहचान की जाती है जिन्हें उत्पाद की ज़रूरत हो सकती है। तो उन लोगों की जो है पहचान की जाती है। पूर्वेक्षण देखा जाए तो देखिए लिखा है कि संभावित ग्राहकों की सूची बनाना, इसके लिए टेलीफोन डायरेक्टरी, सोशल मीडिया या फिर पुराने ग्राहकों के संदर्भ का उपयोग करके जो है उसकी लिस्ट बनाना। फिर दूसरा हो गया योग्यता, यह जांचना कि क्या उस व्यक्ति के पास खरीदने की शक्ति या मतलब कि पैसा वगैरह है, अधिकार वगैरह है और ज़रूरत है कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हमारा जो है पहला चरण हो गया। दूसरा चरण है पूर्व दृष्टिकोण। संभावित ग्राहक से मिलने से पहले उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाना इस चरण का हिस्सा होता है, ताकि हमें पता चल सके कि ग्राहक की पसंद क्या है। विक्रेता ग्राहक की पसंद, नापसंद, वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले ब्रांड और उसकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है। इससे विक्रेता को अपनी बातचीत तैयार करने में भी मदद मिलती है। तो ये हमारा दूसरा चरण हो गया। तीसरा दोस्तों वो है दृष्टिकोण। यह वह चरण है जब विक्रेता पहली बार ग्राहक के संपर्क यानी पहली बार ग्राहक से जो है संपर्क करता है, उससे बातचीत करता है या फिर उससे कांटेक्ट करता है। और ये देखिए यहाँ लिखा है कि यहाँ प्रथम प्रभाव यानी फर्स्ट इम्प्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। विक्रेता का पहनावा, आत्मविश्वास और बातचीत शुरू करने का तरीका ग्राहक को ध्यान खींचने में मदद करता है। यानी विक्रेता जो है वो पहली बार जो है कस्टमर से मिलता है और मिलने के पहले ही दिन जो है हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है विक्रेता का वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। विक्रेता का पहनावा मायने रखता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल मायने रखता है, बातचीत कैसे वो कर रहा है, ये सभी तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ग्राहकों को जो है ध्यान खींचने में मदद करता है। फिर चौथा हो गया दोस्तों वो है प्रस्तुतिकरण और प्रदर्शन। इस चरण में विक्रेता उत्पाद की ओर को जो है कहानी सुनाने का काम करता है, यानी प्रस्तुत करने का, कहानी सुनाने का काम करता है। यह बताता है कि उत्पाद जो है वो ग्राहक की समस्या को कैसे हल कर सकता है, यानी ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपके लिए कैसे बेनिफिट है, कैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बताने का काम करता है। प्रदर्शन के रूप में यदि उत्पाद को चलाकर दिखाया जा सकता है तो उसे चलाकर दिखाया जा सकता है, ट्रायल करवा के। तो यह ग्राहक के मन में विश्वास पैदा करने का काम करता है, जिससे ग्राहक भी जो है उसके फीचर के बारे में, उसके फ़ायदे वगैरह के बारे में अच्छे से पता कर पाता है, जानकारी मिल पाता है। तो यहाँ विक्रेता को उत्पाद की फीचर के बजाय फ़ायदे पर जोर देना चाहिए, यानी फीचर वगैरह तो बाद में, लेकिन फ़ायदे वगैरह पर जोर देना चाहिए। फिर हमारा पाँचवा हो गया दोस्तों वो है आपत्तियों का समाधान। प्रस्तुति के दौरान ग्राहक अक्सर सवाल उठाते हैं या फिर मन करते हैं कि कीमत बहुत ज़्यादा है, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सभी जो है सवाल ग्राहक जो है वो करता है जब आप प्रस्तुति करते हैं या फिर प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने उत्पाद के बारे में। तो देखिए एक कुशल विक्रेता इन आपत्तियों को खरीदने की इच्छा के रूप में देखता है। वह शांत रहकर तर्क और तथ्यों के साथ ग्राहक की शंका वगैरह या फिर उसके कन्फ्यूजन वगैरह को दूर करने का
काम करता है एक कुशल विक्रेता। चलिए आगे हमारा छठा हो गया, वे है कि विक्रय समापन। ठीक है दोस्तों, तो यह चरण 2 है दोस्तों, जहां ग्राहक को खरीदारी का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी आप खरीदिएगा कि नहीं इसका डिसीजन लेने के लिए उसे जो है प्रेरित किया जाता है। विक्रेता कुछ संकेत देता है, जैसे कि क्या मैं ऑर्डर बुक कर दूं, ऐसा बोलता है जो हमारा सेल्स पर्सन होता है वो बोलता है, या फिर बोलता है क्या आप भुगतान कैश में करेंगे या फिर कार्ड से, जिससे जो है ग्राहक वगैरह सहमति देते हैं तो बिक्री पूरी मानी जाती है। अगर वो हाँ कहते हैं तो बिक्री पूरी मानी जाती है। तो ये सभी जो है हमारा चरण है दोस्तों। सातवां चरण हो गया कि अनुवर्ती कार्रवाई। बिक्री पूरी होने के बाद भी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, यानी आप बिक्री कर लिए फिर भी जो है प्रक्रिया वो पूरी नहीं होती, तो क्या रह जाता है बाकी, तो विक्रेता कुछ दिन बाद ग्राहक को कॉल या मैसेज करके पूछता है कि उत्पाद वगैरह यानी जो हमारा प्रोडक्ट वगैरह है वो सही से काम कर रहा है, कैसा चल रहा है। इससे ग्राहक को लगता है कि कंपनी को उसकी चिंता है, यह भविष्य की बिक्री और अच्छे संबंध के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये सभी जो हमारा 7 चरण के माध्यम से, 7 स्टेप के माध्यम से कोई भी ग्राहक को जो है दोस्तों व्यक्तिगत विक्रय किया जाता है। निष्कर्ष देखिए लिखा है दोस्तों कि व्यक्तिगत विक्रय एक कला और विज्ञान दोनों है। यह केवल सामान थोपना नहीं है, यानी जबरदस्ती ये लीजिए ऐसा थोपना नहीं है, बल्कि ग्राहक को सही निर्णय लेने के लिए में मदद करना है। यदि इन चरणों को व्यवस्थित पालन किया जाए तो न केवल बिक्री बढ़ती है बल्कि बाजार में जो है कंपनी वगैरह की साख यानी कि रेपुटेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है कंपनी की। तो ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, और हम आपके जो आपका सब्जेक्ट एमडीसी मार्केटिंग स्किल फॉर सक्सेस है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 7 प्रश्न ही लिए, टोटल 8 लिए थे, लेकिन आपका जो है एक प्रश्न डबल हो गया था जिसके कारण हम 7 प्रश्न ही लिए। और साथ ही साथ दोस्तों आपका सिलेबस जो है बहुत ही छोटा है, बस आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है, सिर्फ पढ़ना, इसमें रटना उठना कुछ नहीं। थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो क्या कीजिएगा, एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।